तो स्टार्ट करते हैं गार्डियंस ऑफ टाफेंग का एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि निंगियान जो होता है वो तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और थोड़ा सा डर भी रहा होता है और वो कहता है क्या कि ये हैं कौन सुपरवाइजर जो होते हैं, तो वो बोलते हैं मतलब बूढ़े जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे शिष्य को जो मतलब फॉर्मूला सिखाया। निंगियान कहता है कि ये बोल कहाँ से रहे हैं, तो जो टीचर होते हैं सिनकिंग वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे जो टीचर है ना वो यहाँ पे दाफिंग में हर जगह पे हैं, तो बस तुम उनसे बात कर सकते हो, देख नहीं सकते अभी। तो वो कहते हैं नागोंग कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तलवार देने के लिए। जिसके बाद वो कहता है क्या वो मेरी बात सुन भी रहे हैं। सन जो होते हैं वो कहते हैं मतलब सॉन्ग किंग कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सुन लिया ना, तो समझो टीचर ने भी सुन लिया। अब निंगियान यहाँ से जाने लगता है। जब यहाँ से बाहर जा रहा होता है तो वो तलवार से बड़ा ही स्टाइल दिखा रहा होता है कि वाह कितनी गजब की तलवार है। उसके बाद से कहते हैं 1 मिनट, उसके सुपरवाइजर ने मुझे ये तलवार दी, क्या वो मुझे वो करना चाहते हैं, मतलब अपने बस में तो नहीं करना चाहते, मतलब उन्होंने मुझे ये तलवार इसलिए तो नहीं दी ताकि मैं उनका कहा हुआ हर एक बात मानूं वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं तलवार जो होती है ना वो बेकाबू होने लगती है और वो अचानक से उड़ने लगती है और कुछ देरी पे जाती है, फिर तुरंत वापस आती है निंगियान के पास। मतलब ऐसा लगता है कि निंगियान को मार ही डालेगी। निंगियान कहता है कि अरे नहीं नहीं माफ कर दो, सॉरी। और तभी हम देखते हैं कि वो तलवार जो होती है अपने म्यान में चली जाती है। अब ये डर तो गया होता है, तभी हम देखते हैं वहां से कोई आ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा भव्य दिख रहा होता है। मतलब वो व्यक्ति जो होता है ना वो 4th रैंक वाला है, मतलब काफी ऊपर वाला है। तो इसका नाम होता है वेई युआन और ये यहाँ पे आ रहा होता है। तो उनके साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नागोंग। नागोंग जो होती है वो कहती है कि ये तलवार तुम्हारी जान भी ले सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सोच समझ के बोला करो। वहां से चली जाती है। निंगियान इन लोगों को देखता है तो कहता है कि ये मतलब काफी अच्छे दिख रहे थे, मतलब पहनावे से ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी मछली है, मतलब ज्यादा ऊंची पद की है। वहां से चला जाता है। जिसके बाद से हम वेई युआन को देखते हैं। वेई युआन जो होते हैं वो अंदर जाते हैं और जाके मिलते हैं और मास्टर सॉन्ग से। मास्टर सॉन्ग जो होती है वही किताब देख रहे होते हैं, 6th रैंक वाले है ना, तो ये 4 रैंक वाले जाते हैं उनसे मिलते हैं। तो मास्टर सॉन्ग किंग कहते हैं कि आप लोग आइए, मेरे गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं, अब आपसे बात करके खुश होंगे। वेई युआन कहते हैं वैसे सॉन्ग किंग मैंने एक बच्चे को देखा और मुझे लगता है कि वो कोई साधारण सा मामूली सा सिपाही है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा था। जो सॉन्ग किंग होता है वो कहते हैं कि आपको पता है वो साधारण लड़का ना, इसका नाम निंगियान है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पता है। तो बताते हैं कि अच्छा तो ये वही लड़का है ना जिसने वो चांदी का जो केस हुआ था उसमें आपकी मदद की थी। तो वो कहता है कि जी हाँ ये वही है और आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वेई युआन कहते हैं इंटेलिजेंट ये कैसे, तो वो कहता है कि आपको पता है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने सिल्वर केस को आसानी से सॉल्व कर दिया, ऊपर से उसने बहुत ऐसे केस है जिसे उसने सॉल्व किया, और साथ ही ना वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब उसने उस चांदी को बनाने का उपाय बताया वगैरह वगैरह। तो वेई युआन कहते हैं कि इंटेलिजेंट आपको क्यों लगता है, तो वो कहता है कि आप देखिए ये किताब जो उसकी दी हुई है ये उसने दिया है और इसमें ऐसी जानकारी है जो हम लोगों को पता भी नहीं है। वेई युआन कहते हैं कि वाह काफी इंटरेस्टिंग लड़का है। आज हमें खूबसूरत सी राजकुमारी को देखते हैं और ये दाफिंग की राजकुमारी है। तो ये एक टीचर से बात कर रही होती है, टीचर का नाम होता है झाओसो। झाओसो से कहते हैं कि झाओसो मैंने सुना है कि आपके अकेडमी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इतनी अच्छी पोएम लिखी है, और वो नाम बताती है। कहते हैं कि ये पोएम रियल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो क्या आप बता सकते हैं वो पोएम किस स्टूडेंट ने लिखी है। झाओसो कहते हैं दरअसल बात यह है कि ये पोएम जिसने लिखा है वो कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि चांगल का साधारण सा सिपाही है। तो राजकुमारी कहती है कि क्या हमारे सिपाहियों में भी इतनी ज़्यादा प्रतिभाएं होती हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ। बस इसके बाद से ये लोग बात करने लगते हैं कि दोषी के बारे में और जो राज्य में घटनाएं चल रही हैं उन सभी के बारे में। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेई युआन जो होते हैं वो भी कुछ घटनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं नागोंग के साथ। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को यानी निंगियान को। निंगियान जो होता है अपने भाई के साथ वहाँ से जा रहा होता है घोड़े पर, और वो कहता है कि निंगियान मतलब अपने भाई से कहता है कि देखो जूझी किंग तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ तुम कुछ पोएम्स के बारे में बात कर रहे हो ना जो तुम्हारे टीचर्स ने बोला था मुझे लिखने के लिए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो पोएम्स का मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। सीन करता है हमें दिखाया जाता है इनके दोनों टीचर को यानी ली मुंबई और जेंगसन को। तो ये दोनों लोग जो होते हैं साथ में बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। जेंगसन उनसे कुछ चीटिंग करने ही वाले होते हैं, तो ली मुंबई कहते हैं कि देखो अगर तुमने यहाँ पे चीटिंग की ना तो देख लेना तुम स्टेज पे फिर से दोबारा तारा नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, चीटिंग वीटिंग करके ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति आता है इनका स्टूडेंट और वो कहता है कि टीचर दरअसल बात यह है कि बाहर जूझी किंग आया हुआ है आपसे मिलने के लिए। तो वो कहते हैं जूझी किंग कह रहा हम लोग बिजी हैं। तभी वो कहता है कि वैसे वो अपने कजन के साथ आया है जिसका नाम निंगियान है। कहते हैं निंगियान आया है, चलो ठीक है बुला उन दोनों को बुला, हमें अभी उससे मिलना है। निंगियान यहाँ पे आते हैं तो ये दोनों टीचर बड़े ही आदर के साथ उसे प्रणाम करते हैं और सामने जूझी किंग आता है उन्हें प्रणाम करता है। तो वो कहते हैं कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, काम करो जाकर हमारे लिए चाय बनाओ। निंगियान कहता है कि टीचर क्या मैं चाय बनाऊँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपका डिसाइपल हूँ। वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, तो क्या तुम चाय नहीं बनाओगे, जाओ चाय बनाओ। तो जूझी किंग जो होता है वो चाय बनाने के लिए चला जाता है। उसके बाद से
ये लोग निंग्यान को बड़े ही आदर के साथ अपने साथ बैठाते हैं निंग्यान को, कहते हैं कि बात बताओ, तुमने कहा था ना कि तुम 300 पोयम लिख कर लाओगे, तो क्या तुमने वो पोयम लिखा? निंग्यान कहता है कि पोयम, दरअसल बात यह है ना कि मेरा पोयम लिखने का मन तो था लेकिन मूड नहीं था, दरअसल मेरा मूड खराब है। तो टीचर्स कहते हैं मूड खराब है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? तो निंग्यान कहता है कि देखो मैं आपके पास दरअसल एक मदद के लिए आया हूँ। टीचर्स कहते हैं कि हाँ बताओ। तो वो बताता है कि दरअसल जो वो व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, जो इसके साथ बुरा करना चाहता था, यानी झूली, तो झूली उनसे कह रहा था कि वो उसकी बहन को यानी कि जू लिंग्यू को वो कोठे पे नचवाएगा। तो इसके बारे में वो मदद करता है और याद करता है कि कैसे उसने अपने भाई जू झिकिंग से कहा था कि पहले हमें अपने परिवार वालों को सेव करना चाहिए। तो इसीलिए वो यहाँ पे आया है टीचरों से बात करने के लिए, कुछ करे जिससे कि जो जू परिवार की बहन जू लिंग्यू है वो सेफ हो जाए, मतलब उसे कहीं ना कहीं काम पे लगवा दिया जा सके। टीचर कहते हैं कि हाँ हालांकि ये मुश्किल तो है लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टीचर ली मुंबई और जंगसन कहते हैं कि देखो ये निंग्यान ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जो भी चीज़ें होती है ना ये हमारी जो राजकुमारी है वही डिसाइड करती हैं। तो राजकुमारी को मतलब ऐसे हम लोग तो उनसे बातें कर ही नहीं सकते। तो निंग्यान कहता है कि टीचर्स, तो वो कहते हैं कि देखो तुम एक काम करो, कुछ कविताएं लिखो। तो वो कहता है लेकिन टीचर इतनी जल्दी कविताएं लिखना? वो कहता है कि हाँ, ये दोनों टीचर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा रुको हम बताते हैं। फिर आपस में दोनों लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि देखो हमारी जो राजकुमारी है ना उन्हें कविता वगैरह बहुत पसंद है। इस एकेडमी के जो कुछ लोग हैं मतलब जो हमारे सीनियर हैं उन्हें भी कविता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर कुछ तुम कविताएं लिख देते हो, उन कविताओं से हम उन्हें खुश कर पाते हैं, मतलब दिखाते हैं, वो लोग उस कविताओं से खुश होते हैं, तो तुम्हारा भाई यानी जू झिकिंग जो है वो यहाँ पे पढ़ाई तो करता ही है, वो यहाँ का स्टूडेंट है, मतलब हम तुम्हारी बहन को भी यहाँ पे किसी न किसी काम पे रख देंगे, मतलब हाँ उन्हें उसके तुम्हारी बहन को जो है यूनुल एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा किसी काम के दौरान या पढ़ाई के लिए, लेकिन हाँ ये होगा कि उसकी रक्षा हम लोग कर पाएंगे आराम से। निंग्यान कहता है कि लेकिन टीचर इतनी जल्दी कविता है, तो ये जो टीचर्स होते हैं देखो कहते हैं कि देखो इतना आसान नहीं है, अब इसके लिए तुम्हें इतना सब कुछ तो करना होगा, कम से कम 20 पोयम। ली मुंबई और जंक्शन कहते हैं कम से कम 20 पोयम तुम लिख के हमें दे दो, मतलब हम वो 20 पोयम को सुना देंगे अपने सीनियर्स को, तो वो सीनियर लोग खुश हो जाएंगे, फिर हम तुम्हारी बहन को यहाँ पे एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। निंग्यान कहता है कि लेकिन इतनी जल्दी? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। तो निंग्यान कहता है ठीक है फिर मुझे वो जगह बताइए जहाँ पे मैं जाके वो पोयम्स वगैरह जो है लिख सकता हूँ। तभी ये लोग दूसरी तरफ इशारा करते हैं, तभी वहाँ पे जू झिकिंग आ जाता है, कहता है कि टीचर्स चाय। तो वो कहते हैं कि एक काम करो तुम अपने भाई निंग्यान को उस कमरे में लेकर जाओ जहाँ पे वो कुछ पोयम्स वगैरह लिख सके। जू झिकिंग उसे कमरे में ले जाता है, कहता है कि निंग्यान क्या इन लोगों ने तुम्हें 20 पोयम लिखने को कहा? मतलब ये कोई मजाक थोड़ी ना, हद है किसी भी बात की, मतलब 20 पोयम लिख के दिखाओगे? इतनी जल्दी 20 पोयम हो पाएगा? ये सब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो रहने दो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं अभी इस टीचर से बात करता हूँ। निंग्यान कहता है कि नहीं ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। और फिर वो कुछ सोच कर मतलब जो इसने भविष्य में जो किताबें पढ़ी हैं उस किताबों से कुछ पोयम्स इसे बताने लगता है। जू झिकिंग एक एक करके सारी पोयम्स लिखने लगता है और निंग्यान जो होता है बार बार याद करता है कि और कौन सी पोयम बताऊँ और क्या बताऊँ, मतलब जैसे मछली जल की रानी है, इस समय में जितने भी पोयम्स वगैरह बनते हैं वो सारे अच्छे अच्छे पोयम उन्हें सुना देता है। जू झिकिंग ये सारे पोयम लिख देता है, कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो भाई, मतलब इतने कम समय में तुमने 20 पोयम लिख डाले। निंग्यान कहता है कि चलो बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी हमें टीचर्स के पास जाना है। वो जाता है अर्ली मुंबई और जंक्शन को वो किताब दे देता है, कहता है कि ये लीजिए आपके 20 पोयम तैयार हुए, तो वादे के मुताबिक आपको हमारा काम करना होगा। जंक्शन अर्ली मुंबई उस पोयम्स को पढ़ते हैं और कहते हैं कि वाह तुम तो सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन एक बात बताओ निंग्यान, ये सारी पोयम्स आधी आधी ही क्यों है? मतलब आधा हिस्सा इसका गायब है, तुमने हाफ ही लिखा है। तो निंग्यान कहता है कि देखिए टीचर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं सच बताता हूँ कि मुझे ये पोयम का आगे वाला हिस्सा मैं आपको आके बताऊंगा, जब मैं सेफ हो जाऊंगा, मतलब मेरा जो काम है वो काम हो जाएगा, तो मैं आपको आके यहाँ पे आगे का सारा हिस्सा लिखवा दूंगा। तो इसके बदले में आपको मेरी बहन को यानी हमारी जो सिस्टर है उन लोगों को आपको रक्षा करनी पड़ेगी आपके वादे के मुताबिक। तो जंक्शन अर्ली मुंबई कहते हैं कि हाँ ये मुश्किल तो है, लेकिन खैर ठीक है, तुमने अगर कहा है तो हम तुम्हारी बातों पर भरोसा करते हैं और तुम्हारा काम करने के लिए तैयार है। जिसके बाद से निंग्यान कहता है जू झिकिंग अब हम चलते हैं, और वो दोनों लोग अपने टीचर्स को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं। अब बारी होती है जंक्शन और ली मुंबई की, और यहाँ पे जो जंक्शन होते हैं वो कहते हैं कि खैर ये किताब तो किसी काम का नहीं है क्योंकि आधा ही पोयम है, तो मैं ले जाकर इसे कचड़े में फेंक देता हूँ। ली मुंबई कहता है रुको, तुम मुझे बुद्धू किसे बना रहे हो? मुझे पता है कि तुम ये आधी पोयम आगे से जोड़ लोगे, मतलब बैठ के कुछ ना कुछ तो बातें इधर उधर करके जोड़ लोगे और फिर इसे अपने नाम से पब्लिश कर दोगे, मतलब तुम नंबर 1 पे रहो और मैं ली मुंबई पीछे रहूँ। तो जंक्शन कहता है कि नहीं तुम ऐसी कैसे बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ली मुंबई कहता है कि देखो ये किताब मुझे दे दो, वो कहते हैं मुझे दे दो, ये कहते हैं मुझे दे दो, मतलब इन दोनों में ना आपस में उस किताब को लेकर लड़ाई लगने लगती है, क्योंकि इस किताब में जितने भी पोयम है वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अच्छे अच्छे शब्दों को ये दोनों लोग खोना नहीं चाहते, सोचते हैं कि ये किताब की जो भी पोयम्स है वो मेरे नाम से पब्लिश हो, मतलब हाँ सभी अपना अच्छा कराना चाहते हैं यार, ये दोनों में लड़ाई बिहड़ होने लगती है। तभी कोई जो स्टूडेंट होता है वो सुनता है और जाके राजकुमारी से, मतलब जो राजकुमारी होती है और झाओ सो होते हैं, उन दोनों से कहते हैं कि बाहर जो दोनों टीचर्स है ली मुंबई और जंक्शन, उन दोनों में लड़ाई हो गई है। जिसके बाद से राजकुमारी और झाओ सो कहते हैं कि क्या
सचमुच में? तो वो बताता है कि हाँ। तो करके दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि झाओशन और ली मुंबई ये दोनों लोग बहुत ही बेहद लड़ाई कर रहे होते हैं एक दूसरे से उस किताब के लिए कि वो किताब मुझे चाहिए, वो किताब मुझे चाहिए, देखो तुम उस किताब के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, वैसे लड़ाई कर रहे हो, ये वो मतलब एक दूसरे पे आरोपित कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तभी हम देखते हैं झाओसो जो होते हैं और राजकुमारी दोनों लोग यहाँ पे आते हैं। झाओसो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ के एल्डर हो, बड़े बूढ़े हो, और तुम लोग ऐसे लड़ाई करोगे, तुम लोग ऐसे करोगे तो आखिर स्टूडेंट को क्या सिखाओगे तुम लोग। तो ये दोनों लोग पूरा सीधे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा टीचर, दरअसल हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम लोग बस फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, बोले तो हम लोग मस्ती कर रहे थे साथ में और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो टीचर जो होते हैं झाओसो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे समझाओगे, वैसे ये बताओ कि तुम लोग निंग्यान की किताब के लिए लड़ाई कर रहे हो। राजकुमारी कहती है निंग्यान वही चांगल का सिपाही जिसने वो कविता लिखी है। तो बताता है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम लोग उस किताब के लिए लड़ाई कर रहे हो, तुम लोग सोचो तुम लोग आखिर बच्चों को स्टूडेंट को क्या सिखाओगे, तुम लोग टीचर्स हो और तुम लोगों को खुद बुद्धि नहीं है, तुम लोग खुद एक किताब के लिए लड़े हो, एक पोएम के लिए, इसलिए ताकि उस पोएम पे तुम्हारा नाम आ सके, तुम लोग इतने ज़्यादा बुरे हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे डांट लगाते हैं झाओसो। और यहाँ पे जो टीचर मतलब जो राजकुमारी होती है वो निंग्यान का वो किताब उठाती है, कविता पढ़ती है और कहती है कि ये कविता काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा मतलब समझदार सिपाही है, वैसे इससे वहाँ पे नहीं मतलब मेरे आसपास होना चाहिए। ये दोनों टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि माफ़ कीजिए कि टीचर हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब वो लोग किताब उठाने जाते हैं तो झाओसो उनकी तरफ घूर के दे देते हैं। तो वो दोनों टीचर जो होते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा हम चलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से वो टीचर जो होता है वो झाओसो के हाथ में लगता है, मतलब झाओसो वो किताब अपने हाथ में ले लेते हैं। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है निंग्यान और जू झिकिंग का। जू झिकिंग जो होता है वो कहता है कि भाई एक बात बताओ, तुमने वो सारी कविताएं आधे क्यों लिखी। वो कहता है कि देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो कविताएं मेरी नहीं है, दरअसल वो कविताएं मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ी थी, उसी किताब से मैंने ये कविता इन्हें लिख के सुना दी। और दरअसल बात यह है कि मैंने वो कविता आधी नहीं लिखी है, बल्कि मुझे आधा ही याद था, इसके आगे वाला पैराग्राफ मुझे याद नहीं था। जिस दिन मुझे आगे का याद आ जाएगा ना मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। जो झिकिंग कहता है कि आप मुझसे भी झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें वो कविता सारी याद है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो कविता लिखकर मैं उसका कॉपीराइट ले लूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम सच्चाई बता दो ना। निंग्यान कहता है मैं सच बता रहा हूँ, मैं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये कुछ किताबों में पढ़ा था कविता, वही मैंने उन्हें सुना दिया। जो झिकिंग कहता है कि लेकिन मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, मैंने आज तक कभी ऐसी कविताएं नहीं पढ़ी है, तुम झूठ बोल रहे हो। निंग्यान कहता है कि देखो मैंने तुम्हें भाई माना है, तुम मेरे भाई हो तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। और वैसे सबसे बड़ी मुश्किल तो सॉल्व हो गई ना, मतलब हमारी बहनें जो हैं वो अब प्रोटेक्ट है, मतलब अब उन्हें टीचर्स लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो अब हम अपने आगे का काम कर सकते हैं, यानी झूली को सबक सिखाना। जो झिकिंग कहता है कि भाई निंग्यान मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरअसल बात यह है ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारे परिवार का क्या होता। जो हमारे पिता जो कि जेल में पकड़े गए थे, जू लिंगपिंग मतलब जू पिंग जी, वो मारे गए थे, हमारा पूरा खानदान मर जाता। तुम नहीं होते तो शायद मेरी बहन जू लिंग इतने बड़े खतरे में रहती। जू लिंगजिंग जिसे खतरा होता मतलब उसकी भी डेथ हो जाती वगैरह वगैरह, मतलब हमारे परिवार में जो सुख और शांति का समय और समृद्धि का समय है ना वो सिर्फ निंग्यान तुम्हारे लिए है। भाई सच में बता रहा हूँ, तुम मेरे दरवाजे पे ना, तुम हमारे दरवाजे पे ना लक बनकर आए हो, तुम हमारे लकी चाम हो और मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं ये तुमसे पहले नहीं कर पाया लेकिन मैं आज कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुन के निंग्यान की आंखें भर आती है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि जैसे कि उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है और घोड़े के साथ बात कर रहा है। जो झिकिंग कहता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी, मैंने तुमसे क्या क्या नहीं कहा। निंग्यान कहता है कि हाँ ऑफकोर्स मैंने सुना, चलो आगे करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं ना। जो झिकिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम बहुत बेकार हो, मैंने तुमसे इतनी अच्छी बात है कि तुमने सुना ही नहीं। सीन कटता और आगे की सीन में हम दिखाया जाते हैं कि वे युवान जो होते हैं वो जो सीनियर होते हैं उनका इंतजार कर रहे थे, मतलब वो पंडित जी जो होते हैं वहाँ पे आते हैं, उनसे मिलकर वे युवान कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, उन्हें प्रणाम करते हैं। ये पंडित जी जो होते हैं ना वे युवान से कहते हैं कि वे युवान तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वे युवान कहता है कि वैसे टीचर मतलब जो गुरु जी आपको पता है ना कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो है इसके बने हुए 5 साल हो गए। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और 5 साल पहले जब मैं तुमसे मिला था पहली बार मैंने तुमसे कहा था कि तुम 2nd रैंक वाले बन जाओ, मतलब 2nd रैंक पे आओ, तो तुमने वो ये चीज़ मना कर दिया था। वही युवान कहता है कि गुरुजी मैं 2nd रैंक पे इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी कितनी शक्तियाँ कहाँ पे उपयोग कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ मैं रैंक पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैंने इस बात पे भरोसा किया कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बोले तो जिस रैंक पे होना उस रैंक पे एक बार परफेक्ट होना, मतलब मैं जिस रैंक पे हूँ उसी रैंक को परफेक्ट बनाना, बस इस बात पे मैं भरोसा करता हूँ। इसलिए मैंने उस रैंक को चूज नहीं किया जो आपने मुझे चुनने को कहा, और उस वक्त आपकी जान पे बात बनाई थी, मैंने आपकी रक्षा की वगैरह। मतलब ये लोग अपनी पुरानी भूली बिसरी बातें कर रहे होते हैं। जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं कि वैसे तुम काफ़ी कारगर हो, मतलब तुमने काफ़ी कुछ अच्छा किया है जीवन में, अपने काफ़ी लक्ष्य थे जो तुम्हारे वो साथ लिए हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें वो व्यक्ति मिला जो तुम्हारे काम को आगे बढ़ा सकता है। तो वो कहता है कि नहीं गुरुजी, मुझे अभी तक वैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो वो करे जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ इस दुनिया में आगे लाना। तो इसको जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि जब तुम यहाँ पे आए थे तो मुझे लगा था तो तुम दाफिंग के गार्ड बन जाओगे, लेकिन तुमने इतना कुछ हासिल किया लाइफ में, आगे बढ़े वगैरह वगैरह। ये लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब काफ़ी कुछ बातें तो समझ में ही नहीं आती है। सीन करता आगे की सीन में हम निंग्यान और जू झिकिंग को देखते हैं। जू झिकिंग कहता है कि क्या हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं। निंग्यान कहता है कि ओहो ब्रदर तुम कितनी जल्दीबाजी करते हो, वैसे
हम अपने घर मतलब शहर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि वैसे हम लोग खाना क्या खाने वाले हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ सैनिकों को देखता है। निंगियान कहता है कि चुप रहो, ये जो सैनिक है ना ये उसी का है, मतलब जूली का सैनिक है जो हमारा पीछा कर रहा है। वो कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, और लोग बात करते करते अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद से ये लोग जाके अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि देखो हमारी एक परेशानी तो दूर हो चुकी है, मतलब जो महिलाएं हैं वो तो सेफ है, वो जाकर यूनलू एकेडमी में रहेंगी, और यूनलू एकेडमी में कल उन लोगों को भेजना है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, तो ये लोग बहुत सावधानी से दरवाजे पे पूछते हैं कि कौन है, तो ऊपर से आवाज़ आती है बाहर से कि मैं हूँ। तो वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये जुपिंग जी होते हैं। ये लोग कहते हैं कि पिताजी आप इस समय बाहर। पिताजी कहते हैं कि एक बात बताओ, दिन में ये दरवाज़ा बंद करना क्या ये सही है? निंगियान कहता है कि अंकल आपको नहीं पता है, वो जो जूली है ना उसका आदमी हमारा पीछा कर रहा था। हमने देखा, मुझे लगता है कि वो सर एकेडमी से ही हमारे पीछे था, तो वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था हम लोग के बारे में। खैर हमें अंदर चलना चाहिए, अंदर चल के बात करते हैं। हम ये लोग सारे लोग अंदर चले जाते हैं, और जो अंकल जी को ये लोग बताते हैं कि एकेडमी में क्या 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 कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से ये लोग अंदर जाते हैं, तो निंगियान जो होता है एक चांदी का बालों में लगाने वाला हेयर पिन मामी जी की तरफ यानी कि लीलू की तरफ करता है। मामी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हेयर पिन मेरे लिए है, लेकिन निंगियान उसे फिर घुमा कर लेकर जाता है और कहता है कि जूलिंग जी ये तुम्हारे लिए है, जूलिंग यू ये तुम रखो, तुम्हें पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जूलिंग जो होती है उसे ले लेती है, और लीलू की तो मुंह बन जाती है, मतलब आंटी जी का मुंह बन जाता है। लीलू कहती है मतलब लिंक्यू कहती है कि वैसे ये लाने की क्या ज़रूरत है भाई, आपको पता है ना कि बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है हमारे परिवार में, तो आपको ये पैसे वैसे खर्च नहीं करना चाहिए। निंगियान कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पे सूट करेगा, तुम लगा लो। और जू झिकिंग जो होता है वो तो मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो दूसरा डब्बा देता है, और निंगियान वो दूसरा डब्बा लीलू को देता है। लीलू आंटी से कहता है कि आंटी ये आपके लिए, और ये जो हेयर पिन होता है ये सोने का होता है। मतलब जो लिंगी को हेयर पिन दिया वो चांदी का था, अब सोने का हेयर पिन देखकर आंटी का तो मुँह, वाह ये मेरे लिए, क्या ये रियल है, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है ये, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि लेकिन हमारे परिवार को पैसे की जरूरत है ना, इतना पैसा तुम्हें खर्च करने की आवश्यकता नहीं था। निंगियान कहता आप चिंता मत कीजिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो मुझे बख्शीश मिली थी ना, बस उस पैसे से लाया हूँ मैं। वैसे आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि हाँ बता। तो आंटी कहती हैं कि मतलब निंगियान बताता है कि दरअसल बात यह है ना कि जो यूनलू एकेडमी है, मतलब भाई का जो जूजी किंग का एकेडमी, वहाँ एकेडमी में ना कुछ लड़कियों की आवश्यकता थी। मतलब वो लोग चाहते थे कि कुछ लड़कियां उनके साथ स्टडी करे, वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, वो मतलब अच्छा कर सके कुछ लाइफ में। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जू लिंगू और जू लिंजिंग इन दोनों का वहाँ पे एडमिशन करा दूँ। तो इन दोनों का वहाँ पे मैंने एडमिशन करा दिया है, और ये लड़कियाँ वहाँ पे सेफ होंगी या नहीं इन सबको देख रेख करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पे चले जाएँ। अब तो पूरा मतलब यार परिवार में सन्नाटा छा जाता है, सभी लोग शांत हो जाते हैं कि आखिर कोई जवाब क्या दे। जू जिकिंग जो होता है वो कहता है कि हाँ माँ ये सही रहेगा, मतलब बहन भी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकती है, और उसका पिता यानी जो पिंग जी वो भी कहता है कि ये सही रहेगा जो लिली तुम समझो। जिसके वजह से सीन करता था हमें दिखाया जाता है जो आंटी जी होती है ना वो बर्तन वर्तन धुल रही होती हैं, और साथ में जू लिंजिंग चिल्ला रही होती है माँ मुझे अकेडमी नहीं जानी है, प्लीज़ मना कर दो ना, भाई को बोल दो मुझे अकेडमी नहीं जानी है। और यहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसे बस शांत करवा रही होती है। माँ कहती है कि एक काम करो इसे ले जाकर आराम करने को ले जाओ। लिंग लिंजिंग को आराम करने के लिए ले जाती है, और यहाँ पे मामी जी जो होती हैं वो निंगियान से कहते हैं कि निंगियान ये सब झूली की वजह से है ना। तो निंगियान कहता है कि हाँ मामी जी। वो कहती है कि ठीक है तुम चिंता मत करना, मैं चाहूँगी और मैं इन दोनों की वहाँ पे देख रेख करूँगी, मतलब अकेडमी में इन दोनों के साथ चली जाऊँगी, मैं लड़कियों की देख रेख करूँगी। लेकिन हाँ तुम भी एक काम करना, तुम यहाँ पे लड़कों की देख रेख करना, और हाँ तुम अब अकेले मत सोना, तुम एक काम करना अपने चाचा जी यानी जू पिंग जी के पास ही आकर सो जाना सेफ्टी के लिए, ताकि तुम्हें भी कुछ ना हो, और तुम सभी लोग एक साथ सोना, और तुम सभी लोगों का ध्यान रखना। निंगियान कहता है कि चाची जी आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। चाची जी कहती है ठीक है। फिर सीन कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं कि निंगियान जू जिकिंग और जू पिंग जी ये तीनों लोग एक जगह पे बैठे होते हैं, और जो निंगियान होता है वो कहता है कि देखिए हमारी आधी परेशानी तो सॉल्व हो गई, मतलब जो लेडीज़ हैं वो तो अब सेफ है, तो अब हमें आगे का काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि जू पिंग जी एक बात बताइए चाचा जी कि आपने कहाँ कहाँ पता लगा, मतलब क्या कुछ पता लगा झूली के बारे में। तो वो झूली के बारे में बताने लगते हैं कि झूली किस टाइम पे आता है किस टाइम पे जाता है, वो कोई भी काम ना बिना अपने पिता के इजाज़त के नहीं करता, मतलब उसके पिता जो भी इजाज़त देते हैं जो भी कहते हैं वैसा ही कुछ करता है। लेकिन एक चीज़ है झूली के बारे में जो सस्पिशियस है, बता निंगियान जब वो अपने पिताजी से मिलने जाता है ना उससे पहले या कभी भी एक कोठा है, वहाँ कोठे पे वो जाता है, एक मिस है झूलू या कुछ भी नाम रख लो, उनका नाम नहीं पता, मिस फलाना, तो मिस फलाना से वो मिलने के लिए जाता है। और हाँ वो जवान औरत है, उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी है, तो वो वहाँ पे जरूर जाता है झूली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मतलब हर दिन का उसका ये काम है वहाँ पे जाना। तो यहाँ पे निंगियान कहता है इसका मतलब ये है कि शायद उनका उनसे लेना देना है, मतलब उनका उनसे चक्कर है। तो जो जूपिंग जी होता है वो कहता है कि हाँ हो सकता है, वैसे तुम जानते हो ना कि ये जो मिस है मिस फलाना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई महिला है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है उस कोठे पे। तो यहाँ पे निंगियान और जूपिंग जी उनको देखने लगते हैं। निंगियान कहता है कि वैसे चाचा जी जूपिंग जी एक बात बताइए आपको उनके बारे में कैसे पता। तो जूपिंग जी जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो यार मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ को धोखा वोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको कुछ पसंद वसंद नहीं करता हूँ, मैंने बस देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा जानकार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको लोग पसंद करते हैं, उस कोठे की प्रसिद्ध महिला है, तो मैंने पता लगाया ना उसके बारे में, तो फिर उनके बारे में भी पता लगा। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा तो हमें कुछ ना, निंगियान कहता है कि तो फिर हमें झूली को फंसाने के लिए कोई ना कोई आइडिया निकालना
होगा, जैसे कि या तो फिर हम उस लेडी से ही मिलकर उसे फंसाने का, उसके बारे में खबर निकलवाने का काम करें। जो पिंग जी होता है वो कहता है कि लेकिन ये सब हम लोग करेंगे कैसे। निंग्यान कहता है कि किसी को भेजना होगा। देखिए जो जो पुरुष होते हैं ना, वो महिला और शराब के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब महिला और शराब उनके सामने रखी हो तो वो कुछ भी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो कहता है कि तो फिर हमें एक काम करना होगा, हम वो जो मिस फलाना है उनसे मिलना होगा और उनसे मिलकर कहेंगे कि वो इसके बारे में, जूली के बारे में सारी सच्चाई बता दें। तो जो पिंग जी होता है वो कहता है कि तब जाएगा कौन, और वो लोग देखते हैं जू जी किंग की तरफ। जू जी किंग कहता है कि देखो मैं ऐसे वैसे काम नहीं कर सकता, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मतलब मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है, ना मैं ऐसा काम करूंगा, तो मेरी तरफ तो देखो मत। फिर उसके बाद से जू जी किंग और निंग्यान ये दोनों लोग मिलकर जू पिंग जी की तरफ देखते हैं। जू पिंग जी कहता है क्या मैं, मेरे तरफ भी तो मतलब सोचना भी देखो मत। बेटा जू जी किंग, सबसे पहली बात तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ऊपर से मैंने आज तक तुम्हारी माँ को धोखा देने के बारे में कभी सोचा तक नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उस महिला के से मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं मतलब मैं ऐसी जगह पे कभी गया ही नहीं हूँ, मैं कोठे वोठे पे नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो। जिसके बाद से ये दोनों लोग मिलकर फिर निंग्यान की तरफ देखते हैं। निंग्यान कहता है क्या मैं, अरे मैं एक साधारण सा सिपाही हूँ भाई, सोचो मुझे वहां पे जाने के लिए एंट्री क्यों मिलेगी, मुझे एंट्री देगा कौन, मैं वहां पे जा ही नहीं सकता, मेरे बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। अब ये दोनों लोग कहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो निंग्यान कहता है कि हाँ कोई ना कोई प्लानिंग तो बनानी होगी। सीन कटता है और आगे की सीन में हम वही कोठे का सीन देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि निंग्यान ही पहुंचा। निंग्यान का ड्रेसिंग करने का तरीका बदल गया होता है, वो यहाँ पे स्कॉलर बन के आया होता है, बोले तो विद्वान बन के आया होता है। अब ये यहाँ पे चारों तरफ देखता है, मतलब ये सारी लाइटें वाइटें जो भी लगी होती है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मतलब कहता है कि ये जगह नो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अंदर देखता है कि बहुत सारी सुंदरियां जो होती हैं वो नृत्य कर रही होती है, डांस वांस कर रही होती है। यहाँ पे जाता है और एक व्यक्ति से कहता है कि मुझे एक सीट चाहिए, और देख रहे हो मैं एक स्कॉलर हूँ, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चांगसांग से हूँ और मेरा नाम यांगलिंग है, मतलब अपना रियल वाला नेम बताता है, इस दुनिया वाला नेम। तो वो बताता है मेरा नाम यांगलिंग है और मैं एक वो स्कॉलर हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा स्कॉलर, एक काम करो लाइन में लग जाओ, देखो बहुत सारे स्कॉलर जो लाइन में लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि लाइन, अच्छा हाँ ठीक है मैं लाइन में लग जाता हूँ। जिसके बाद ये लाइन में लग जाता है तो देखता है जितने भी सारे स्कॉलर यानी विद्वान यहाँ पे आए होते हैं वो सभी लोग कुछ पैसे दे रहे होते हैं। जैसे 10 लियांग पे उसको नीचे वाली सीट मिलती है, जो 20 लियांग देता है उससे ऊपर वाली सीट मिलती है, जो 30 देता है उसको ऊपर वाली सीट मिलती है। मतलब सबको ना पैसे के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा होता है। अब जब बारी आती है इसकी, मतलब निंग्यान की, तो ये कहता है कि मैं क्या दूँ। वो आप व्यक्ति हाथ पसारता है तो ये उसके हाथ में अपना हाथ ही दे देता है। वो कहता है कि अरे हाथ नहीं, पैसे लाओ, पैसे दो फिर सीट लो। निंग्यान कहता है कि भाई देखो अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम देख रहे हो ना मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं विद्वान हूँ ना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम बस मुझे कोई अच्छी सी सीट दे दो। वो कहता है भागते हो कि नहीं यहाँ से, भाग जाओ नहीं तो मार के मुंह फोड़ देंगे। तो वो कहता है, निंग्यान कहता है कि अरे भाई देखो मेरी मजबूरी समझो। तो वो कहता है कि निकलो, और फिर उसको हम देखते हैं कि धक्के मार के निकाल दिया जाता है कोठे से। जब ये बाहर आता है तो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब यहाँ पे जाने के लिए मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा, ऊपर से वो महिला पता नहीं इतनी जल्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं कितने दिन तक मुझे यहाँ का चक्कर काटना होगा। मतलब हर रोज जब मैं आऊंगा तो अगर सबसे छोटी वाली सीट भी लूँ तो 10 रुपये 10 लियांग में होते हैं, तो 10 लियांग हर रोज का खर्चा, मतलब इतना उतना जोड़ने होने लगता है। जोड़ते जोड़ते आगे जाता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ दो सिक्के पड़े होते हैं, दो मतलब छोटे से पैसे वैसे मान लीजिए। तो उसमें से 2 पैसे वो उठाता है, कहता है कि ये पैसे मतलब थोड़े और मिल जाते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। फिर वो सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने कोई व्यक्ति होता है जो कि गेम खिला रहा होता है। मतलब उसमें कुछ तीर होते हैं, तीर को एक पॉट में डालना होता है, पॉट में डालने से उसको कुछ पैसे मिलेंगे, मतलब 60 लियांग, मतलब 60 लियांग मिलेंगे। तो ये कहता है कि क्या मैं ये गेम खेल सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम इसमें तीर डालोगे उस हिसाब से तुम्हें मतलब जो है पैसे वैसे मिलेंगे, और ये जो भी गिफ्ट है वो मिलेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो क्या करता है, 3 तीर लेता है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है, पीछे मुंह करके तीनों तीर डाल लेता है। जब तीनों तीर वो उस बड़ा होटल में डाल देता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो उसे एक यंत्र देता है, मतलब मोबाइल जैसा कुछ चीज होता है, वो उसे देता है। कहता है कि ये लो। तो वो कहता है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो 60 रुपए दे दो, मुझे 60 लियांग ही चाहिए। वो कहता है कि नहीं देखो 60 लियांग तब मिलते जब तुम उसमें 2 तीर डालते, लेकिन तुमने तीनों तीर डाले ना, तो तुम्हारा जो गिफ्ट है वो यही है। तो वो कहता है कि नहीं भाई मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो तुम ये सोच लो कि मैंने 2 ही तीर डाले, एक तीर मुझसे पड़ा ही नहीं, फिसल गया, तुम एक काम करो मुझे 60 लियांग ही दे दो, मुझे वो लियांग ही चाहिए। वो कहता है कि नहीं देखो जो रूल है वो रूल है, रूल तो यही है कि जो तीर डालेगा उसे ये मिलेगा, जो ये डालेगा उसे ये मिलेगा, तो तुम्हें यही मिलेगा। वो कहता है कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 60 लियांग चाहिए, मुझे वही दो। हम देखते हैं यहीं पे एक गाड़ी में कोई महिला होती है, मतलब कोई लेडीज होती है, वो गाड़ी के अंदर होती है और उसके कुछ सिपाही वहां पे आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि हाँ बताइए। तो वो खूब बक्सा भर के पैसा लाया होता है। वो कहता है कि इसमें 600 लियांग है, आपको ये 600 लियांग मिलेंगे अगर आप हमारा एक काम करेंगे। वो कहता है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि इसमें वो जो मोतियों का माला है ना, उससे जीतना है, मतलब
उससे अगर तुम वो तीर वीर डाल के अगर वो जीत लेते हो तो हम तुम्हें ये 600 लियांग दे देंगे। तो वो कहता है कि अच्छा। तो उस व्यक्ति से पूछता है दुकान वाले से, भैया ये बताओ कि इस मोतियों का माला को जीतने के लिए कितने लगेंगे। तो वो बताता है कि इस मोतियों के माला को जीतने के लिए आपको 5 तीर डालने होंगे। तो वो कहता है ठीक है फिर लाओ, और फिर वो 5 तीर लेता है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है, 5 तीर डाल लेता है। 5 तीर डालने के बाद कहता है कि लाओ मोतियों का माला। मोतियों का माला उसे मिल जाता है और कहता है कि लो अब क्या मैं ये 600 लियांग ले सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। कहता है भाई देखो ये पैसे ना बहुत ज़्यादा भारी हैं, एक काम करो तुम ये सारे पैसे ले जाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 100 लियांग चाहिए और तुम मुझे हाथ में कैश दे दो, मतलब वो कागज वाला नोट दे दो नोट। तो वो क्या कहता है 100 लियांग इसके मतलब कागज वाला नोट इसे दे देता है और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है मोतियों का माला लेकर। जब वो मोतियों का माला वहां से लेकर चला जाता है तो ये बीट्स वाली मोती की माली जो होती है ना वो एक लेडी लेती है और वो उस मोती का माला लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये महिला कौन है आगे दिखाया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये अपना 100 लियांग पाके खुश होता है। जैसे दूसरी तरफ देखता है यहाँ पे जो व्यक्ति मतलब ये गेम खिला रहा था वो व्यक्ति गायब होता है, लेकिन साथ में उसे वो फोन वाला जो यंत्र होता है ना वो वहीं पे रख के गया होता है, क्योंकि ये तो इसने जीत लिया ना। ये कहता है कि ये बेकार सा यंत्र मुझे मिल गया, मतलब ये कहाँ गया। फिर उसके बाद से कहता है कि खैर चलो हमारे 100 लियांग तो मिले हैं, अब अंदर चलता हूँ। फिर वो अंदर कोठी के अंदर जाता है तो उस व्यक्ति से कहता है कि भाई मैं आ गया हूँ, बताओ कितने पैसे में सीट दोगे। वैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन जब ये पैसा ढूंढने लगता है इसके पास कोई पैसा ही नहीं होता। वो व्यक्ति कहता है फिर आ गया तुम टाइम खोटी करने, काम करो निकलो यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निंगान कहता है कि नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास 100 लियांग थे, मेरे पास इतने नोट थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो कहता है कि निकलते हो यहाँ से नहीं, और धक्के मार के बाहर निकाल देता है। जैसे ये दरवाजे पे आता है ये चारों तरफ ढूंढने लगता है आखिर वो पैसे गए कहाँ। लेकिन जैसे ये यंत्र देखता है, यंत्र के अंदर ना उसके वो नोट उड़ रहे होते हैं, तो यंत्र के अंदर देख के कहता है कि ये पैसे इसके अंदर कैसे फंसे, ये तुम बाहर निकलो, पैसा बाहर निकलो, ऐसे ऐसे करके झटकार रहा होता है। झटकाटते हम देखते हैं वो 100 लियांग जो नोट होते हैं ना वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। जैसे वो पैसे बाहर आते हैं वो जो व्यक्ति होता है मतलब कोठे का चलाने वाला वो आता है, कहता है कि भाई इतने सारे पैसे, बताओ आपको कौन सी सीट चाहिए, मैं अभी आपको सीट दिलाता हूँ, मैं अभी आपको अच्छी सी सीट अलॉट कराता हूँ। जिसके मैं आप बात से यहाँ पे निंज्ञान का काम तो बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़कियां नृत्य कर रही होती है इसके सामने से ये जाकर देख रहा होता है। एक व्यक्ति होता है जो वो एक शायरी बोलता है, शायरी सुनकर निंज्ञान भी अपनी एक शायरी मारता है और शायरी को सुनकर ये दोनों सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हो। निंज्ञान कहता है कि हाँ दरअसल मैं यहाँ पे नया हूँ ना, मैंने सुना है कि एक मिस झुलुआ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महिला है, मैं उनको ही देखने के लिए आया था, बस मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं उन्हें एक बार देखूँ। तो ये लोग कहते हैं कि देखो भाई उनको देखने के लिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है वो सबको ऐसे ही आसानी से नहीं दिखती है, बहुत सारे गेम बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके वो मिलती हैं। तो ये कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, कोई नहीं पापड़ वापड़ तो बेल लेंगे, सुना है उनकी खूबसूरती के बारे में बहुत सारा, इसीलिए मैं बस जानकारी के लिए आया था कि मैं उनको एक बार देख सकूँ। तभी निंज्ञान दूसरी तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसका भाई जूजी किंग भी यहाँ पे है, मतलब ये तो पहले आने से मना कर रहा था, तो उसके सर पे टपली मारता है। जूजी किंग जो होता है अपना चेहरा ही ढकने लगता है। तो वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पे, भाई तुम तो आने वाले नहीं थे। तो जो बीच वाला व्यक्ति होता है वो कहता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। तो वो कहता है कि हाँ ये दरअसल मेरे साथ हाँ मेरे एकेडमी में था, मेरा बड़ी था, मेरा अच्छा दोस्त था ये। तो ये कहता है कि जी हाँ नमस्कार, मैं चांगसांग एकेडमी से हूँ और मेरा नाम फलाना फलाना है। तो ये अपना नाम जो होता है निंज्ञान और अपने पिताजी जूपिंग जी को मिलाकर बीच में बोलता है। तो कहता है कि अच्छा, तो इसने मेरे और अपने पिताजी के नाम को मिक्स करके बताया। और उसके बाद ये उसके पास जाता है, कहता है कि भाई तुम तो आने वाले नहीं थे, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम अब यहाँ पे। तो वो कहता है कि हाँ तुमने ही तो बोला था कि कोई ना कोई प्लान करूंगा, लेकिन तुमने प्लान के बारे में बताया नहीं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी इसमें मदद करने के लिए आ जाऊँ। तो वो कहता है कि खैर कोई नहीं, अब ये दोनों लोग मतलब मिल चुके हैं, अब ये दोनों लोग बात करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे इसके चाचा जी भी आ जाते हैं, यानी जूपिंग जी यहाँ पे आते हैं और सबको मतलब देखते ही सभी लोग इन्हें पहचानने लगते हैं। ऐसा लगता है जूपिंग जी यहाँ पे बार बार आते हैं। जूपिंग जी देख कर सबसे कहते हैं कि हेलो कैसे हो तुम लोग। तो ये लोग कहते हैं कि अरे भाई बहुत दिन हो गया तुम नहीं आए, तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी। अब ये लोग खूब खुशी से जूपिंग जी जो होते हैं अपने दोस्तों से मिल रहे होते हैं। तभी ये कहता है कि काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों से आज एक बार मुलाकात कर लूँ। अब ये बड़ी खुशी से बातें कर रहा होता है। तभी निंज्ञान और जूझी किंग ये दोनों लोग उसे देखते हैं, हेलो। तो ये चीज़ देखकर जूपिंग जी ना कहता है ये दोनों भी यहाँ पे। सीन और एपिसोड ये पे समाप्त होते हैं। मिलता है अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और सच बताऊँ ये सब जो एपिसोड्स है ना, जो ये ड्रामा है ना, बहुत ही ज़्यादा फनी है। अब तक का जितना भी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन किया उसमें सबसे ज़्यादा फनी ड्रामा मुझे यही लग रहा है। तो मिलते हैं अगला एपिसोड में, और अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। बाय बाय।